कक्षा 11वीं हमारा घर हमारा विद्यालय में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये हमारे अध्याय 3 हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थी। और वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में विदेशी संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान की स्थिति में नहीं थी। इस संकट को आवश्यक वस्तु की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया। इसी कारणों से सरकार ने कुछ ना कुछ नीतियों को अपनाया और इसमें हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा ही बदल दी। तो इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे कि इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। प्रशासन चलाने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सरकार कर और सार्वजनिक उद्यम के द्वारा फंड जुटाती है। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार बैंकों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है और अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती। और राजस्व कम होने पर बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों पर होने वाले व्ययों के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया और ना ही बढ़ते आयात के लिए धन जुटाने के लिए निर्यात बढ़ाए गए। और 1980 के दशक के अंत तक व्यय इतना अधिक हो गया कि आवश्यक वस्तु की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगी। आयात निर्यात में तालमेल नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से देश को $7 बिलियन का ऋण संकट का सामना करने के लिए मिला। लेकिन उस ऋण को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र में लगे प्रतिबंधों को हटाएगी, अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेंगी, साथ ही अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाएगी। अब भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्त मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। अब इस नीति के उद्देश्य थे कि अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना, फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना। और इन नीतियों को 2 उपसमूहों में बांटा गया: स्थायित्वकरणकारी उपाय और संरचनात्मक सुधार के उपाय। तो स्थायित्वकारी उपाय, ये उपाय अल्पकालीन होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई त्रुटियों को दूर करना एवं मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता। अब संरचनात्मक सुधार ये दीर्घकालीन उपाय हैं। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनियमितताओं को दूर करना तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की क्षमताओं को बढ़ाना था। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग हुए। अब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब उदारीकरण
किसे कहेंगे? उदारीकरण नई आर्थिक नीति की एक मुख्य विशेषता नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति अपनाने की है। यानी उदारीकरण से स्पष्ट होता है कि उदारता की नीति अपनाने की है। अभी तक भारत का निजी क्षेत्र एक कठोर लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहा था। नई औद्योगिक नीति से निजी क्षेत्र में काफ़ी सीमा तक लाइसेंसों से मुक्त तथा अन्य प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया। अब 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक है। हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें तो ये क्षेत्र हो जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र। तो 1991 में इस पे विशेष ध्यान दिया गया। अब औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण, तो सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा को निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। फिर अनेक उद्योगों में जो निजी उद्यमियों को प्रवेश भी निषिद्ध था और कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। तो 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में इनमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रासायनिक औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन तथा औषधि, भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन ही बचे। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई और अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। फिर वित्तीय क्षेत्र में सुधार, तो वित्तीय क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है और रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। रिजर्व बैंक ही ब्याज की दरों का निर्धारण करता है। किन क्षेत्रकों को उधार देना ये भी रिजर्व बैंक तय करता है। तो वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रण की भूमिका से हटाकर उसे इस क्षेत्र में एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया और इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएगा। और सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्रों में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया और बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं, पुरानी शाखाओं को युक्तिसंगत बना सकते हैं और बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है। पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है और विदेशी निवेश संस्थाओं तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। फिर कर व्यवस्था में सुधार, तो इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है। इन्होंने राजकोषीय नीति भी कहा जाता है। करों के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर
व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्योगों के लाभ पर लगाए जाते हैं और 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में कमी की गई है। इसका मुख्य कारण यह था कि उच्च दरों के कारण ही कर वंचन होता था। अब यह स्वीकार किया जाता है कि करों की दर अधिक ऊंची नहीं हो, इसमें बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से आय का विवरण दे देते हैं। और निगम कर की दरें पहले बहुत अधिक थी, अब धीरे धीरे कम कर दी गई है। फिर अप्रत्यक्ष कर में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाए गए। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। कर की दरों में भी कमी की गई और हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 GST 2016 कानून प्राप्त किया गया और यह कानून जुलाई 2017 से लागू हुआ। इससे सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी और कर वंचन कम होने लगा। साथ ही एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा की गई। फिर विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन रुपये के अवमूल्यन का अर्थ यह है कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये के मूल्य में कमी कर दी जाती है और इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। रुपये के मूल्य निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। फिर व्यापार और विदेश नीति में सुधार। तो इस कार्यक्रम के द्वारा स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। व्यापार नीतियों के सुधार के लक्ष्य थे आयात और निर्यात पर प्रतिबंधों की समाप्ति की गई। फिर आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संबंधी उत्पादकों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। तो ये आज अपन ने उदारीकरण के बारे में देखा, इसकी पृष्ठभूमि, इसका परिचय, पृष्ठभूमि और आर्थिक नीतियाँ, जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई है उसे देखा है। इसमें छोटे छोटे आपको जो प्रश्न बनेंगे उसको आप कर लेंगी और हमें लिख के पूछेंगी, बताएंगी कि कैसा रहा। अब निजीकरण के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।